हमारे हुसैनीपुरा के सदर साहब अब्दुल हमीद मुरोनकर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम स्टेज पे तशरीफ फरमाओ। और उसके बाद मोहतरम सदर साहब आइए, वो खुशी मेहमान और हाजिर मजलिस, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी दावत पर लबैक होकर इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, प्रोग्राम को चार चांद लगाए, प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। मैं आप लोगों का बुरोंडी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले हमारी इस मजलिस का आगाज कुरान करीम की तिलावत से होगा, कुरान पाक की तिलावत से होगा। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र शहीद से। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से। तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, तेरी रहमत बरपा है हर तरफ कायनात में, दे रहा हूँ शफीक आवाज तेरे नाम से। सुना दो नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, सुना दो नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरे से निकलकर साहिब अनवार हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपने जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अहमद साहब को मदू करता हूँ कि कुरान करीम की तिलावत से मस्जिद का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। यूं तो चाहता उमर ने अहले कुरान हो कत्ल, यूं तो चाहता उमर ने अहले कुरान हो कत्ल, खुद ही कुरान पे कुर्बा हुए यही तो शान है कौल खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, है कौल खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत, इसके बाद आयु खुशी मेहमान को हमारे सदर के हाथों से तोहफे दिए जाएंगे, गुलदस्ता और फूलों और शाल के तोहफे दिए जाएंगे। मैं हमारे सदर से इंतजार करता हूँ कि उनके हाथों से, मुबारक हाथों से गुलदस्ते दिए जाए। सबसे पहले जनाब बशीर मारूफ साहब को हमारे सदर के हाथों से शाल और गुलदस्ते का तोहफा दिया पेश किया जा रहा है।
और उसके बाद जनाब कमलाकांत अंकुश साहब को हमारे सदर के हाथों शाल और फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे गांव के बुजुर्ग जनाब अब्दुल गनी फरूनकर उनको मैं दावत देता हूँ कि बराए करम बड़ा मेहरबानी स्टेज पे आ जाए और अपने मुबारक हाथों से गुलदस्ते के इनामात पेश करें। आगे जा रहा हूँ तो इसमें नहीं आ रहा हूँ ना, क्या आ रहा हूँ अलग हो ना, बाजू में हो। सबसे पहले हमारे मोहल्ले के सदर साहब जनाब महमूद शेख हुसैन राजपूत को उनको जनाब अब्दुल गनी के हाथों से तोहफा दिया जा रहा है। इसके बाद हमारे मोहल्ले के पेशवा मुफ्ती अहमद साहब को गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। अब्दुल गनी फरून कर इनके आपसे सबों को गुलदस्ते पेश किए जाएंगे। वापस जाओ और उसके बाद हमारे स्कूल के चेयरमैन स्कूल कमेटी के चेयरमैन जनाब हानिफ गांवकर और इन्हों को अब्दुल गनी साहब के हाथों से गुलदस्ता का तोहफा पेश किया जा रहा है। और उसके बाद हुसैनपुरे के सदर साहब अब्दुल हमीद फरोनकर इन्हों को भी गुलदस्ते का तोहफा पेश किया जा रहा है। इधर देखिए सर। उसके बाद जनाब अब्दुल वहाब जमालुद्दीन कादम इन्हों को गुलदस्ते का तोहफा पेश किया जा रहा है। उसके बाद जनाब कमरुद्दीन खान उन्हों को गुलदस्ते का तोहफा पेश किया जा रहा है। और उसके बाद माजिद हुसैन उन्हों को गुलदस्ते का तोहफा पेश किया जा रहा है। और मैं स्टेज पे दावत देता हूँ जनाब यूनुस सर जहां भी हो स्टेज पे आ जाए, उन लोगों को कमेटी की तरफ से गुलदस्ते का तोहफा पेश किया जा रहा है। और इसके बाद जनाब हमारे सदर साहब मामू साहब राठौर कर उन्होंने काटते हैं अब्दुल गनी फरून कर उनको गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। और मैं स्टेज पे मधु करता हूँ जनाब इरशाद कादम वो भी स्टेज पे आके अपना गुलदस्ते का तोहफा भी लेके जाए। और आपको मालूम है जनाब इरशाद मुकादमे कोकन कमेटी के अध्यक्ष भी है। मुतालिक हालात को मद्देनजर रखकर अपने गांव के सारे लोग अलग अलग खित्ते से इकट्ठा हुए और अपने कौम के बच्चों और आने वाली नस्ल को सही दिशा मिले इस मकसद को लेकर आज बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद डाली गई। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है।
टेक्नोलॉजी को जानने और समझने के लिए तालीम का होना लाजिमी है। तालीम ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी कौम को इस दुनिया के समझने के काबिल बना सकते हैं, इस दुनिया में जीने और अपनी जिंदगी को सही दिशा में कामयाबी दे सकते हैं। बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट अपने मिशन को लेकर हमेशा गांव की खिदमत में जद्दोजहद करते रहेगी और अपनी कौम की फलाह और बहबूदी के लिए हमेशा एक्टिवेट रहेगी। हमारे गांव में तालीम की बहुत ही कमी है, लोग तालीम से बिल्कुल गाफिल हैं और हमारे लोग तालीम की कमी की वजह से आज इस दुनिया में किसी भी फील्ड में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे गांव में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने IAS है और कितने IPS है, और कितने वकील हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, शायद नहीं के बराबर है। तो क्या हमें नहीं लगता कि हम तालीम के मौजू पर शिद्दत से काम करने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस जरूरत को हमारे बुजुर्गों ने समझा और तालीम की आगाही का एक मिसाल जलाई और तालीम के लिए अपने गांव में जद्दोजहद शुरू की। चंद साल पहले हमारे गांव में उर्दू मीडियम हाई स्कूल नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। अगर दूसरे मीडियम में एडमिशन भी लेते तो कुछ ही फीसद पास हो जाते थे। नतीजतन हमारे एजुकेशन का ग्राफ नीचे आता गया। इस बात की गहराइयों में जाकर हमारे गांव के 3 अजीम शख्सियत ने जद्दोजहद शुरू की और अपने गांव के लिए उर्दू मीडियम हाई स्कूल की तामीर की जद्दोजहद की बुनियाद डाली। बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट उन 3 अजीम हस्तियों को सलाम करती है और उन्होंने उठा हुए तालीम के मिसाल को अपने हाथों में लेकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का वादा करती है। मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इन 3 हस्तियों ने स्कूल की तामीर की अज़्म किया और गांव में बात रखी। लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनका भरपूर साथ दिया और इस नेक काम में जुड़ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में उर्दू मीडियम हाई स्कूल मौजूद है। पहली SSC की बैच सन 2002 में फारिग हुई। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 90% से 100% स्कूल का हर साल रिजल्ट लाते हैं। ये कब मुमकिन हुआ? जब किसी ने अपनी जान, माल और वक्त अपने कौम के लिए कुर्बान किया। उन 3 अजीम हस्तियों ने अपने हिस्से का काम कर दिया। क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस मशाल को अपने हाथों में लेकर इस मिशन को आगे बढ़ाए और अपने बच्चों की तालीम याफ्ता बनाए? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि वो 3 अजीम हस्तियां जिन्होंने अपने गांव में तालीम तरक्की के लिए जद्दोजहद की, वो कौन है? जनाब अब्दुल गनी बुरवनकर, जनाब सिराज मुनकेकर और जनाब महमूद साहब राजपूरकर। अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आज का मौजूद तालीम की आगाही और कैरियर की रहनुमाई पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ 2 महान माहिर तालीम मौजूद है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं आज की इस नशिस्त का स्पीकर से जरिए हमारे कौम को जरूर फायदा होगा। वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और मिस सानिया अब्दुल समद फर्निस से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मजलिस के सामने स्पीकर का तारुफ दे और उन पर अपने खैरात का इज़हार करने का मौका दे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस तालीमी जलसे के लिए 2 शख्सियात को मदऊ किया गया है जिनके इस निगरान में हस्बे ज़ेर है। नंबर 1 अली जनाब मारूफ बशीर और दूसरी शख्सियत का इस मगरामे में अली जनाब कमलाकांत मोतीराम अंकुश साहब है। खानदानी नाम बशीर अहमद बाउद्दीन मारूफ, तौलीद 26 अक्टूबर सन 1962, मौलिद खेड़ जिला रत्नागिरी। तालीम BSc जूलॉजी, MSc मरीन साइंस, B.Ed, AD, MLT, CCM, डिप्लोमा इन वोकेशनल गाइडेंस। इब्तदाई तालीम सीरजुल इस्लाम हाई स्कूल, 12वीं की तालीम RP गोगटे कॉलेज रत्नागिरी। BSc की तालीम इस्माइल यूसुफ कॉलेज जोगेश्वरी मुंबई से MSc इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई से हासिल की। B.Ed की तालीम खिलाफत कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हासिल की। सर्टिफिकेट इन करियर मास्टर CCM की और डिप्लोमा इन वोकेशनल गाइडेंस से हासिल किया। दरमाही तदरीस की खिदमत
बांद्रा उर्दू जूनियर कॉलेज में 1992 से 31 अक्टूबर 2020 तक की। आप सबको वशीबत अपने आबाई गांव में अपनी करियर गाइडेंस की खिदमत फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकाबलाजाती इम्तिहानात के पेपर सटेट रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र की पहली टीएटी इनके दस्ते निगरानी तैयार की गई। करियर गाइडेंस की तमाम बॉम्बे और पूरे रियासती सतह पर मुस्लिम कौम में इन्हीं के वजह से चल रही है। बच्चों और उस्तादों के लिए शख्सियत साजी डेवलपमेंट के वर्कशॉप मुनाकद किए हैं। कमलाकांत मोतीराम अंकुश, टीचर काउंसलर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हाई स्कूल एंड कॉलेज चेंबूर मुंबई। बेसियत उस्ताद 25 साल की खिदमत 20 साल तक मिस्र के तौर पर काम करते रहे। 2000 से ज़्यादा करियर लेक्चर दिए गए हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए जाते हैं। वो 2015 से 16 तक की मुद्दत के लिए प्रेसिडेंट ऑफ लॉटरी कप उल्हासनगर के सदर के ओहदे पर फाइज रहे हैं। महाराष्ट्र उद्योजकता विकास यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कारोबारियों के लिए रहनुमाई जांच के जरिए तालबा और तालिबात की रहनुमाई और मशवरात वालिदैन रोशन ख्याली की क्लास लेते हैं। मिशन ऑफिसर टीम ने इस इकराम के जरिए तलबा और तालिबात के लिए रेप रहनुमाई मरकज कायम की। अब मैं पहले मुकर्रिर को दावते सुखान दे रही हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, स्टेज पे विराजमान, तख्त पे विराजमान समाज के सारी ओहदेदारान, इस मोहल्ले के और गांव के सारी मौजूद हस्तियां, सामाईन और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स, उनकी क्वालिटी को बयान किए बगैर मैं अपनी तकरीर या बात शुरू नहीं कर सकता। अल्लाह करे हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए कौम के तहत कि ऐसे फिक्रमंद हजरात का कम से कम नाम तो लेना ही चाहिए। आप तो समझ गए होंगे कौन। और याद रखो, मैं तो कहता हूं कि तकरीर के देने से बेहतर और मस्जिद के मीनारे बनने से बेहतर मस्जिद के नींव के पत्थर बन जाओ, जो अपने आप को खपाना जानते हैं। और इन दिनों मैं देखता हूं कि कौम से ये काम हमसे जो कम होते जा रहा है। देखो, हमारे सऊदी से आए हुए हमारे मुकद्दम साहब इस बात को बखूबी जानते हैं, फिक्र करते हैं। कहाँ पे रहते हैं? सऊदी में। और फिक्र कहाँ की होती है? कोकन की, हर गांव की। और हर गांव की नहीं बल्कि हर फर्द की। अल्लाह करे हमारे कल की ये जो नस्ल है, हमारे बच्चों के अंदर भी ये फिक्र जो है पैदा हो जाए। और ये जो मजलिस है, ये बेफिक्री मजलिस नहीं बल्कि ये फिक्र का नतीजा है। कि जब मैं आया इशा से किब्ल तो देखा तो सन्नाटा था और छोटे छोटे बच्चे जो खाली खेल रहे थे। लेकिन ये फिक्रें हैं उन लोगों की जिसकी वजह से एक बेहतरीन मजलिस जो है यहाँ पे आज इस शाम में सजी हुई है। मुबारकबाद के लायक वो अशखास जिन्होंने इस महफिल के लिए मेहनतें की है, अपने आप को खपाया है। अब उन अशखास के नाम नहीं लेता, लेकिन बराबर कांस्टेंट भी जो है हमारे टच में रहे। अंकुश सर, आपके साथ ऐसे हुआ। अल्लाह करे ये जज्बा हमारे हर फर्द के अंदर पैदा हो जाए। जब कौमी सतह पे जज्बा हर फर्द के अंदर पैदा होता है तो कौम तरक्की करती है, याद रखो। नहीं तो इन दिनों में मैं देखता हूं तो कौम को जो है
दो चीजों में बांटता हूं। एक सिर्फ जो है अशखास और एक जो है काम करने वाले अफराद। और किसी कौम की तरक्की काम करने वाले अफराद से होती है। किससे होती है? काम करने वाले अफराद से ही होती है। अब मैं आता हूं, आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़-ओ-गायत जो है बयान की गई। अब वो तो पूरा जो है समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चंद नुकात पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे उसके लिए आपका साथ चाहिए। दोगे? ठीक है? बातों को सुनना और सुन के उस पर अमल करना और आपस की बातों में इसका तज़किरा करना। नहीं तो मैं दूसरी कौमों के अंदर प्रोग्राम करता हूं तो उन्होंने बड़ी एक बेहतरीन टिप दी। एक बात को इतने अच्छे अंदाज में समझाया, बोले कुठेही गेलात ना तर काय करायचं असतं माहिती आहे का? जिथे त्या समाजातील 4 लोक बसली असतील ना त्यांना तुम्ही ऐका, त्यांचं बोलणं ऐका, म्हणजे तुम्हाला समजेल की त्या समाजाचा स्तर काय आहे। बात आई समझ में? हाँ। और वो कहते हैं हम जो है समाज के सारे अफराद से बात नहीं करते कभी। जहां किसी समाज के 4 अफराद बैठे रहते हैं उनके साथ जब बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी बातों से पता चलता है कि उस समाज की सतह क्या है, उनकी लेवल क्या है। हमें आदत है खाना पकाते हैं तो खाने में पूरी देग के चावल को खंगाला नहीं जाता। क्या किया जाता है? ऊपर के 2-4 चावल के दाने देख लिए जाते हैं, उससे समझ में आता है देग पकी या कच्ची। सही है? अब हम आ जाते हैं कि ये प्रोग्राम जो है एजुकेशनल अवेयरनेस का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? एजुकेशनल अवेयरनेस। बताओ ना, अब इसका सही गाइडेंस, इसकी रहनुमाई हम कहां से ढूंढे? बोलो ना, हमें अल्लाह ने किताब दी। अरे बोलो ना, बोलोगे तो मैं भी बात कर दे रहा हूं। किताब दी, क्या वो किताब जो है काफी रहनुमाई के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम समझते हैं तो हम कुफ्र के दहाने में पहुंच जाएंगे। यानी हमने अपनी किताब को समझने की कोशिश नहीं की। मैं उसकी रोशनी में कुछ बातें तालीमी अफादियत की करूंगा, इल्म की अफादियत। हम आज कह रहे हैं, सब जगह जाता हूं, माहौल खराब है। बोलो हो रहा है सब जगह? क्या कहा जाता है? माहौल खराब है। और माहौल जो है सिर्फ लाहौल के कहने से नहीं बनता और न बदलता है। माहौल के बदलने के लिए खपना जरूरी है, अपने आप को लगाना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि नींव के पत्थर बनो। मस्जिद की मीनारा हर कोई बनना चाहता है। हाँ, और इन दिनों में देखता हूं, मैं थोड़ी सी ऑपरेशन करता हूं कि हमारे यहाँ पे आज मर्ज हो चुका है। कौन सा मर्ज मालूम है? तकरीर को हम काम समझ बैठते हैं। और सिर्फ तकरीर तक नहीं, माझो फोटो ना है नहीं हो रहा है कि नहीं आज समाज में? माझो फोटो नाही, मी आता आयंदा येणार नाही आणि म्हणा गुलदस्ता पण नाही दिला, मी चुकून येणार नाही पुढच्या टाइमाला। तुम्हाला समजत नाही माझी काय लेवल? अरे लेवल जो अल्लाह के यहाँ पे है। बंदों से बंदा क्या चाहे और बंदा क्या दे सकता है? हाँ, एक बार जरूर कर सकता है कि 2 अल्फाज अच्छे किसी के लिए कह दे। चलो मैं अब आ जाता हूं, इन दिनों में हमें जो है कुरान और हदीस की रोशनी में क्या करना। सबसे बड़ी बात,
आज हमसे सबसे पहले तरकीब निकल चुकी। क्या निकल चुकी? बताओ ना, कहीं भी तरकीबी मजालिस हमारे यहाँ पे होती है, मुनक्कद होती है क्या? और वो मोहल्ले से लेके गांव तक और गांव से लेके शहर तक, तालुका लेवल से लेके जिला सतह पे और जिले सतह से जो है आगे कहीं भी इस तरीके से हमारे यहाँ पे महफिलें नहीं सजती। दूसरी कौमों में जाता हूं तो वहां पे मुसलसल माहाना प्रोग्राम, उनके यहाँ पे तो डेली प्रोग्राम रहता है, फिर रहता है वीकली प्रोग्राम, फिर उसके बाद रहता है माहाना प्रोग्राम, फिर चश्माई और सालाना मंसूबाबंदी, तालीमी मंसूबाबंदी। बताओ इस मामले में हमारी लेवल क्या है, ये सोचने का मकाम है। और जब जो है इस लाइन से फिक्रे होगी तो ये कल की ये नस्ल जो है ये बर्बाद नहीं होगी। नहीं तो मैं आज देखता हूं, यहाँ पे भी आने के बाद देखा कि बच्चे जो है इसको लेके खेल रहे थे, छोटे बच्चे के पास भी एंड्रॉइड लेके बैठे हुए थे। मुझे उस वक्त दुख हो रहा था, क्योंकि एक ऐसे मौका मुझे जयपुर में मिला जहां पे पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ टॉपर्स, उनका तहनीती जलसा था और वहां पे जो इनामात देने के लिए मुझे बुलाया गया था। और तकरीब थी छोटी सी, तो पूरे हिंदुस्तान में एम्स में टॉप करने वाला बच्चा उस वक्त वो जयपुर का ही बच्चा था। बच्चा तो प्रोग्राम के लिए उसका जो है फेलिसिटेशन था दिल्ली में, इसलिए वो दिल्ली में वो चला गया था, प्रोग्राम था जयपुर में। फिर मैंने देखा कि उनके वालिदैन आए बच्चे के, मैंने कहा कि बच्चा तो नहीं है, वालिदैन से बात कर लूं कि आपके घर का माहौल कैसे और बच्चा इस टॉप पोजीशन पे वो कैसे पहुंच सका। तो उन्होंने एक बात जो कीमती है, खास तौर से हमारे वालिदैन इस तरफ मुतवज्जा हो जाए, उन्होंने ये बात कही कि कहा कि हमने उसको मोबाइल फोन तो दिया है, लेकिन वो मोबाइल फोन इतना ही इस्तेमाल होता है कि जिसमें से सिर्फ उसके मैसेज आ जाए या जरूरी फोन हो जाए, बाकी कोई उसके अंदर एप्लीकेशन नहीं है। आज हमारा 10वीं का या 12वीं का या 5वीं का बच्चा, उसके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल होता है। और बताओ इसका सबसे बड़ा नुकसान, चूंकि नफ्सियात से हम काफी करीब हैं, तो नफ्सियाती एतबार से आपको एक बात बताऊं कि जो बच्चे इसके इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं, उनकी जहन की शुआएं खराब हो जाती है और कोई भी बात वो अच्छी तरीके से याद नहीं कर सकते, और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना तो दूर की बात। 2 साल पहले कोविड शुरू होने से पहले एक बच्चा जो मेरे पास आया था, उसकी काउंसलिंग की, जिसको 92% मिले थे 12वीं में। कितने नंबर? उसके बावजूद उस बच्चे के अंदर लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन में काफी ऊंची सतह पे देख रहा था। मैंने कहा ठीक है, उसने 12वीं में तो 92% निकाले हैं, लेकिन ये आगे जब कोर्स करेगा उसको आप संभालोगे नहीं तो ये बिगड़ने के दहाने पे है। और ये बात मैं कौम की नौजवानों में, आने वाले हमारी कल की नस्ल, इस नस्ल की पहले हमें हिफाजत करना जरूरी है। यार बात आई समझ में? हाँ, तो अपनी बात चल रही थी, मैं उस दूसरे नुक्ते पे आता हूं। एक तो तरगीबी मजालिस हमारे यहाँ पे मुनक्कद हो। कैसे मजालिस? तरगीबी मजालिस। अब इस तरगीबी मजालिस के साथ जो दूसरा काम हमें करना है, अब ताजीम के साथ इनकी तरबियत हो, उनके सामने पहले जो है जो कुछ काम करना है उसकी अजमत रखो। और जब अजमत नहीं रखी जाती
तो वो वक्ती तौर पे काम कर लेते हैं, उस तालीम को मिशन नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारे कौम में बीकॉम मिलेंगे, लेकिन सारे बीकॉम क्या है बोले आज बेकाम है। हो रहा है कि नहीं इसे? क्योंकि मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरे पास सर अभी क्या करूं, 12वीं हो गया, हाँ अब ये कर, सर बीकॉम भी हो गया, अब क्या करूं, सर बीएड करूं, कर ले, बीएड किया, अब क्या करूं, सर अभी भी नौकरी नहीं है। क्या बात है? ये जिस वक्त जो काम जिस मकसद के साथ और उसको उस सतह पे करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। इसलिए बीकॉम होने के बाद क्या हो, बेकाम। डिग्री होल्डर से हम नॉलेज होल्डर से नहीं बन रहे। और इन दिनों में एलपीजी चल रहा है। क्या चल रहा है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ओके, हाँ, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ओके, हाँ, दूसरा क्या पीछे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और जिसकी वजह से जिसके अंदर वाकई में सलाहियतें होंगी, जो पैदा करेगा ये ऐसा अच्छा, ये बच्चा जो है फिर कहीं भी आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं बांद्रा में पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने आप को भी फ्री नहीं रखता, कुछ ना कुछ बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ। अब बच्चों को कहता हूँ जब आप फारिग रहो तो मेरी कैबिन में आप आ सकते हो, जो भी मसला हो। तो एक छोटा सा नन्हा छोटा बच्चा आया, दुबला पतला सा, बोले सर वो कॉलेज में ना वो वहां पे प्रोग्राम है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट होना है। सर मैं करूं क्या? बोले क्या है? सर वहां पे कुकिंग कंपटीशन है। कौन सी कंपटीशन? खाना बनाने की। फिर क्या मसला है? बोले सर वहां पे फीस भरनी है, कितना है? 100 रुपया। बोले सर मेरे पास तो नहीं है। ये क्वालिटी अपने अंदर बच्चों पैदा कर दो, जो बच्चे सुन रहे हैं, नहीं तो अपने मसाइल को अपने वालिदैन के सामने, अपने असातिज़ा के सामने रखने की सलाहियत पैदा करोगे, आप ऊंचे मकाम पे पहुंच जाओगे। बात आ रही समझ में? अब उस बच्चे को, ठीक है, हमारे दूसरे सर थे, हिंदी वाले सर, इरशाद सर, वो जो है हमारे असातिज़ा की जेब से कुछ नोट निकाल लेते थे, जितनी जरूरत की होती थी बाद में रख देते थे। और फिर काम होने के बाद मैंने क्यों लिया पैसा, और हमारे यहाँ पे कोई उनसे कुछ नहीं पूछता नहीं था क्यों लिया। बोले सर वो आपके पास बच्चा आया था ना, उसके पास तो पैसे नहीं है, वो तो चलते आता है, स्टेशन से कॉलेज तक चलते आता है। अच्छा फिर करता क्या है? बोले सर मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल दी। वो अपनी माँ को जो है काम में हाथ बटोरता है, माँ के हाथ बटोरता है। क्या करता है? जब माँ खाना बनाती है तो उसका साथ देता है, और सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि जिनके घरों में डब्बे पहुंचाना वो डब्बे भी बराबर पहुंचाता है। फिर उसको मैंने बोला तू पकाएगा खाना? हाँ सर मैं कोशिश करूंगा। क्या क्या आता है? और इतनी लंबी फहरिस्त गिना दिया फौरन। बोले ठीक है जा। अब उसकी फीस हमारे सर ने ये करके भेज दी है। अब बाकी बच्चे वो सारे वेइंग पैन और सारी चीजें लेके आए, ये तो ऐसे ही गया है, वो कीमा लेके गया, बाकी कुछ सामान बनाता, एक स्वीट बनाता, वो सारा अपना सामान लेके गया, फौरन वहां पे बना दिया। उसका सारे तीनों की तीनों डिश आधे घंटे के अंदर बन गए। बाकी सारे लोग बच्चे जो है वजन पेन वेइंग पेन लेके उस पर डाल के ये कर रहे थे। जजेस थे, उन्होंने देख लिया, और जजेस ने देखने के बाद उसी को पहला इनाम मिला। क्या मिला? आके खुशी खुशी के बारे उसने फौरन पहले आके मुझे बता दिया, फिर सारे असातिज़ा को बता दिया, फिर उसका जो ट्रॉफी जो कॉलेज में रखी गई। फिर कहा कुछ दिनों के बाद आया, सर मुझे वापस उन्होंने बुलाया है, मैं क्या करूं? बुझ जा, क्यों बुलाया? बोले सर वो कह रहे हैं कि अगर हम तुझे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपको इस कोर्स में दाखिला दे
तो तू अपनी फीस का इंतजाम कैसे करेगा? इन दिनों में अपने सामने भी फीस के पैसे का इंतजाम करना है, या तो मेडिकल या एडमिशन। आ रहे ना हमारे पास ये इंक्वायरी भरमार है, कैंसर का मरीज है, हार्ट का मरीज है, इतनी पैसे की जरूरत है। एजुकेशन की फीस भरना है, प्राइवेट में नहीं कर सकता, वहां पे इतनी फीस है, कुछ न कुछ इंतजाम कर लो। मुखैर हजरात के सामने ये मुसलसल फहरिस्त है, सही है। तब इस बच्चे ने फिर कहा कि तू क्या करेगा? बोले हमारे मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में जो एमएलए है ना, उसके यहाँ पे मैं खाना लेके दो। सर उसको जाके बोलूं क्या? लेकिन वो गैर है। बोले जा तू पहले फुर्सत में जा, तो मेरे खाने की तारीफ करता है। बोले तू बिल्कुल जा। सेना का था, उसने पूछा तू करेगा नहीं कोर्स? कर लूंगा। फीस कितनी? एवढी। हाँ, तो कल मुझसे आके वो चेक लेके जा। ढूंढो किसको पैसा देना है। आज हम नहीं ढूंढते। इस्लामी तरीका क्या है कि आपके पास रकम है तो न उसको एहसास मत दिला तो बैठो। हमारे यहाँ पे देना कम दिखाना ज्यादा। फिर उसकी तस्वीर एक चेक की याद आ रहा। तो उस बच्चे ने वो फीस का इंतजाम उससे किया। आज वही बच्चा एक अच्छा शेफ बन चुका। अंदर का जज्बा होगा तो हर चीज करना आसान है, अंदर ही जज्बा नहीं होगा। आज बच्चों का जज्बा ये बन चुका है। क्या बन चुका है? कहीं भी दापोली में मैं आते जाते रहता हूँ, पता नहीं नमाज पढ़ते ही दापोली का एक मामला समझाया था। 4 बच्चे मस्जिद से निकले, टोपी डालते हैं, चारों मोबाइल बाइक खड़ी रहती है और वो हर एक अपने जेब से निकालता है। मैं पहली दफा देखा कि समझे कि कुछ इनका कुछ प्रोग्राम है क्या, कॉन्फ्रेंस है। देखता हूँ तो मोबाइल कॉन्फ्रेंस चल रही है। लगे रहो मुन्ना भाई। आज कौम के नौजवानों का ये हाल है, इनको संभालना हम सब की जिम्मेदारी है, बड़ों की। एक तो घर की बड़ों की, मोहल्ले की बड़ों की, और जो जानने वाले हैं उनसे जान के उन्होंने क्या करना वो समझाना। नहीं तो मैं एक मजाया तौर पर हमेशा बता, मुन्ना तुझे क्या बनना? बच्चों सुन लो, मुन्ना तुझे क्या बनना? अब चूंकि मुन्ना जो है लगे रहो मुन्ना भाई था, और वो व्हाट्सएप और क्या क्या रहता वो चलाने वाला, अब वो क्या करेगा? तो मुन्ना कहता हाँ, मुन्ना तो क्या करेगा? मुन्ना कहता है मम्मी मारेगी तो नहीं, मैं बताऊं मुझे क्या बनना? और जल्दी बता। मुन्ना कहता मुझे तो दूल्हा बनना। यासीन का मुकाम नहीं। हमारे कौम के नौजवान आज इस लाइन से बर्बाद हो रहे हैं। रोकने की कोई तदाबीर हमारे पास नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तालीम की सही अहमियत, उसकी अजमत उनके अंदर जो है, उनके दिलों में, उनके दिलो दिमाग में भराया नहीं जा रहा है। और ये कसर, ये कमी हमारी तरफ से हो रही है। बताओ ना, हमारे मोहल्लों में इस तरीके से कोई इंतजाम है क्या? कोई रीडिंग होम है क्या हमारे यहाँ पे? है क्या कोई रीडिंग हाउस, रीडिंग होम, लाइब्रेरी, जहां पे बच्चा अपनी पढ़ाई मुसलसल करते बैठे? ये खामियां है, गिनवाओ तो काफी है। खाली मैं निशानी करके आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि जो फेरिस्त मुझे दी गई तो यानी कहने के लिए जो आज मकसूद है इस पूरे मजलिस का, मैं थोड़ी खाली टच करके आगे बढ़ता हूँ। नहीं तो ये जो है न खत्म होने वाला बड़ा मौजूद है। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी। एक तो पहले है तरगीब, उसके बाद है ताजीम। और ताजीम जब तक के बच्चों के दिलों में हम पेवस्त नहीं करेंगे, ये डिग्री होल्डर बनेंगे, लेकिन निकम्मे डिग्री होल्डर बनते हैं। आज
वो काफी तादाद में बढ़ रहे हैं। अब इसके खिलाफ दूसरी एक आपको मिसाल देता हूँ। एक बच्चा ऐसे मेरे पास आया था, 10वीं किया और 10वीं के बाद 12वीं साइंस किया, फिर डिप्लोमा फार्मेसी कर दिया। तब तक कि उसके अब्बा हुजूर रिटायर हो चुके, पोस्ट मास्टर थे। डिप्लोमा किया, बोले सर डिप्लोमा किया हूं, 82% मिले हैं, अब मैं तो जॉब करना चाहता हूं। क्या करना? हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, अब तो कुछ तो किया जॉब कर। मैंने कहा कि नहीं, कि मैं जानता था इस बच्चे के अंदर सलाहियतें हैं। डिप्लोमा से डिग्री कराया, डिग्री करने के बाद अब मेरे लिए पेड़े लेके आया। सर पेड़े दो ना, डिग्री हो गई। बोला मुझे तेरे पेड़े नहीं चाहिए। सर लो ना, क्या चाहते हो? बोला तू पहले मुझे मास्टर्स करके बता। बोले सर घर के हालात खराब है, जैसे आज हमारे सारे बच्चे घर के अफराद भी कहते हैं हम नहीं बच्चे को पढ़ा सकते, पैसे नहीं है। बहुत सारे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उस तक हम पहुंचते नहीं। हम उससे जो नाबलद रहते हैं, जानना तो दरकिनार, हम करते नहीं कोशिश, और बच्चे को है ना हम डिप्रेशन में डाल देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, तू मत पढ़। यही बच्चा मास्टर्स भी किया, मास्टर्स पे फिर बोले सर अब तो खुश? तो बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हो? बोला तू पीएचडी कर। अब तब तक ये बड़ा हो गया, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई उसकी माशाल्लाह। अब मैंने उसको भेजा बंबई की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट UDCT, जो साइंस वाले हैं 10वीं 12वीं वाले इस बात को लिख ले, नकूश कायम करे जहन पे। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वहां पे गया बच्चा, और वहां की जो हेड थी उससे बात किए बगैर उसको झिड़का दी। वो आ गया थोड़ा सा, सर वो तो आपने भेजा वहां पे तो मैडम सुनने के लिए तैयार नहीं, कहाँ भेजे मुझे? अच्छा वापस जा, वहीं पे तेरा काम है। दूसरी मरतबा झिड़का दिया। तीसरी मरतबा जब वहां मैडम के पास चला गया तो मैडम जो है कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियां कर रही थी अपने एक्सप्लेनेशन में, प्रैक्टिकल समझाने में। उसने मैडम से कहा ये वक्त रहता है डेयर टू डू योर थिंग्स, ये जो है इनकलकेट करे हमारे बच्चे, और वालिदैन इस अंदाज में बच्चों को समझाए, डेयर टू डू। अब उसको उसने डेयरिंग की, कहा कि मैम कैन आई एक्सप्लेन दिस थिंग टू योर स्टूडेंट्स, क्या ये चीज मैं आपके बच्चों को समझाऊं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके बच्चे समझ नहीं पा रहे। उसने देखा ऊपर से, यू नो दिस थिंग? मैंने यस मैम, क्योंकि उसकी मास्टरी थी उसमें। गया, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की, दोनों के मैडम की गलती उनको समझ में आ गई, और बच्चों को फौरन वो सारी चीजें समझ में आ गई। जो कल तक झिड़का दे रही थी उसने फिर अपने कैबिन में बुलाया, यू हैव डन योर मास्टर्स, यू कम टुमारो, यू विल बी एडमिटेड फॉर PhD। बराए मेहरबानी बच्चों से कह दो कि तालीमी सिलसिला बीच में मुनक़ता मत कर दो। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा ये राइज हो चुका है, काय झाला बीकॉम झालं आता काहीतरी काम कर, चल मोब झालं शिक। ये निगेटिव बंबारमेंट हमारे बच्चों की कानों पे सुनाई ना, आय बाबस के बोलत नाही, माणूस कशाला शिकू, मोब झाला शिकू। बराए मेहरबानी ये मत होने दो। अब वही बच्चा उसने वहीं से मास्टर्स किया, और फिर वही मैडम जो उससे बात करना नहीं चाहती थी, वो पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं कॉन्फ्रेंस लेती थी इसी बच्चे को साथ ले जाती। फिर उसने और गाइड भी किया, और वही बच्चा आज मलेशिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में गाइड है, रिसर्च गाइड, और उसके साथ साथ वहां पे एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। इसलिए प्यारे बच्चों और वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि तालीमी सिलसिला टॉप लेवल तक पहुंचने की कोशिश करो, ताकि आप जो है, अब उसी बच्चे ने हमारे हिंदुस्तान से तकरीबन 12 या 13 बच्चों को ले गया,
अब वो खाली बीच में कहीं रहता था, आज हमारे यहाँ पे क्या बेहतरी कोर्स कर गल्फ ना जा, बराए मेहरबानी जो चेंजेस हो रहे हैं गल्फ में उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे इन बातों को तलाश करने की कोशिश करें। और मैं उसके आगे की बात कहता हूँ, इनके आवाज के नगमों की तकद्दुस की कसम, इनके आवाज के नगमों की तकद्दुस की कसम, इनमें बुलबुल की छक, गुल के महक सब कुछ है। इनमें बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। इसके बाद सानिया अपना इज़हार पेश करेगी। जज़ाकल्लाह मारूफ सर। अब इस प्रोग्राम के अगले कड़ी करियर के मुख्तलिफ जरिए इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए अली जनाब कमलाकांत अंकुश सीनियर काउंसिलर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सर को दावती सुखान दे रही है। हेलो, एजुकेशन अवेयरनेस एंड करियर गाइडेंस प्रोग्राम सर्वांना प्रथमतः सलाम वालेकुम। बुरुंडी चॅरिटेबल ट्रस्ट याने आपल्यासाठी योग्य वेळी योग्य दिशा दाखवण्यासाठी एवढा चांगला उपक्रम घेतलेला आहे। सर्वप्रथम त्या सर्व मान्यवरांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत व्हायला पाहिजे। मैं हिंदी में और मराठी दोनों में बात करूंगा क्योंकि जैसा जैसा चलेगा ना। ये चैरिटेबल ट्रस्ट से बच्चों को एजुकेशन हेल्प दी जाती है। बहुत तरह के अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम किए जाते हैं। सचमुच ये सभी लोग तारीफ काबिल है। आज एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं आ रहा हूँ। हम यहाँ पे सब बैठे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, हम में से कितने घर में हैं कि करियर की बातें हम लोग करते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे माँ पिताजी दोनों बैठे हैं। हम कितने जन वहां पे घर में चर्चा करते हैं, बेटा तो जिंदगी में क्या बने। पहला हमारे वक्त दो ऑप्शन रखते थे, एक तो डॉक्टर बन, नहीं तो इंजीनियर बन। आज ये प्रोग्राम में बहुत सारे करियर के ऊपर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं अगर आपसे ये सवाल कहूँ पूछूं, आपकी संपत्ति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आप क्या जवाब देंगे? सही, हमारा बच्चा हमारी प्रॉपर्टी है। हम घर बनाने के लिए काफी वक्त लगाते हैं। भाई देखो, मेरे एक घर है, एक यहाँ पे, एक वहां पे। मेरे बैंक बैलेंस कितने हैं भाई? लाख रुपए, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख। आदमी बोलते आपके बच्चे क्या करते हैं? वो प्रॉपर्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये प्रॉपर्टी के लिए क्या? आज मैं वही बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। क्या हम हमारे बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं? हम तो प्यार बहुत करते बच्चे से। क्या हम बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं? और बच्चे भी क्या पेरेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं? ये आप बहुत गंभीरता से सोचिए। हम सब प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाई मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के ऊपर।
हर एक के घर में कुछ ना कुछ तू मैं होता रहता है, हर एक के घर में, किसी के घर में कम, किसी के घर में ज्यादा, लेकिन उसका नतीजा बच्चों की पढ़ाई के ऊपर होता है। हम बोलते भाई बच्चों की करियर की शुरुआत कभी से होती है, आप क्या बताएंगे? हम लोग सोचते हैं भाई बच्चे की करियर की शुरुआत घर में, जब वो बच्चा पैदा होता है तभी से शुरुआत होती है। बच्चा पैदा होता है तो फिर पहला सवाल होता है, छोटे बन में हमारी जो आजी या दादी या नानी उसको गोद में लेती है, मेरा डॉक्टर रह जाए, मेरा वकील रह जाए, मेरा देखो, तभी वहां से ही हमारे करियर की शुरुआत होती है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर इसको इंग्लिश मीडियम में डालें या उर्दू मीडियम में डालें या कौन सी मीडियम में डालें, वो शुरुआत होती है। बच्चा जब बाहर जाता है, बाहर जाके देखते भाई पीएसआई देखते, घर में आके बोलते पापा मैं पीएसआई बनूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा। फिर टीसी को देखते हैं, पापा मैं टीसी बनूंगा। हीरो को देखते हैं, उसको लगता है अरे शाहरुख खान भी अच्छा है, अमिताभ बच्चन भी अच्छा है, चलो मैं क्यों ना ये हीरो बनूं या हीरोइन बनूं। ऐसे करते करते ये 7वीं 8वीं तक उसका ये फैंटेसी रहती है। उसके बाद में 8 और 9 में उसका एम जो है वो फिक्स होने के लिए शुरुआत होती है। 9 और 10 के बच्चों को ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्या बनना है, 9 और 10 के बच्चे कुछ डिसाइड करते हैं और यहीं पे हमें टर्निंग पॉइंट करना है, टर्निंग लेना है। टर्निंग जैसे लेते तो सामने बहुत सारे रास्ते रहते हैं। फिर क्या करें? बच्चा जब 10 में रहता है, अभी तो 10, 12 जो भी है, कोविड ने अभी पूरा सिचुएशन चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों लोग रीडिंग करना चालू कर दो। हमारी रीडिंग बहुत कम होती है, हम लोग मोबाइल ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल जब तक आप उसको डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी। जब हमारा बच्चा 10th में रहता है तो सब लोग वो बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं दूसरी लाइन में बोलता हूं, 10th का मतलब 10th। घर में बोलते आमचा राजू ना 10वीला आहे, या वर्षी काय लग्न वगैरे काय कोणाचे काय काढायचे नाही, कुठे बाहेर जायचं नाही। राजू बाहर घूमने जाते, अरे 10वीं में ना तू पढ़ाई करेगा नहीं। तो ये बातें जब होती क्यों? क्योंकि यहाँ से टर्निंग पॉइंट है और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। मेरे दोस्त का एक किस्सा बता देता हूँ। हम बच्चों के ऊपर विश्वास भी रखते हैं और बच्चे किस तरह से एक विश्वास को एक विश्वास किस तरह से वो लोग रखते हैं, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त वो गिरनी कामगार में था, अपना मामूली पगार था, ज्यादा पगार नहीं है। उसका लड़का बहुत होशियार था, 10th में पढ़ाई करते 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 माँ एग्जाम का वक्त आ गया। आईने विचारलं, बाळा किती टक्के मार्क मिळेल? बच्चे ने बोला 90%। माँ पिता जी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके घर में वही पहला 10th तक जाने वाला लड़का था। पिताजी कम पगार दे, वो बोले देख तेरे लिए मैं कुछ भी मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा मैं, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा। पिताजी हमें मेरा दोस्त दिन रात ओवर टाइम करता था, बोला नाही मी शिकलो नाही, माझा मुलगा शिकेल। और बच्चा पढ़ाई करते 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 एग्जाम का वक्त आ गया। एग्जाम देने जाता था, बाद में आने के बाद उसकी माँ पूछती थी, बड़ा कैसे करे पेपर? एकदम सोचता। फिर तुरंत वो माँ क्या करती है, अपनी सिस्टर को फोन करती थी, ये अरे यार पेपर चांगला गेला। वो फिर उधर मौसी भी बोलती थी, हाँ तो होशियारच है। दूसरा दिन जैसे पेपर हो गया, बड़ा कसा गेला पेपर? खूपच चांगला, खूपच सोपा।
सब पेपर हो गए। अब माँ और पिताजी तो खुश है कि भाई बच्चे ने अच्छी तरह से पेपर लिखे। रिजल्ट का दिन आ गया, पिताजी ने छुट्टी निकाली, मेरे दोस्त ने छुट्टी दी और जेब में सिर्फ 400 रुपये रखा, क्योंकि पेमेंट उसको कम था, लेकिन बोला ये 400 रुपये से मैं पेड़ा देखिए सभी को बांटूंगा, क्योंकि मेरा बेटा पास होने वाला है। जैसे सवेरे उठने के बाद ये लड़का थोड़ा देर से उठा, तभी 11 बजे स्कूल में रिजल्ट मिलता था। अरे चल चल आदमी छुट्टी काट लिए और कंपनी में उन्होंने बताया कि भाई ये जो है ना आज मैं काम पे नहीं आने वाला, मेरे बेटे का रिजल्ट है। फिर बेटा 9-10 बजे आराम से उठा और फिर चलते चलते अपने पापा से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। पापा बोले अरे चल ना लवकर फटाफट, अपना लवकर जाऊया। बच्चे ने पापा को बोला पप्पा एक सांगू ना। पापा बोला आज तू जे सांगशील ना आज तुझ्यासाठी काही पण करेल, क्योंकि माँ पिताजी अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं ना, और जब माँ पिताजी होने के बाद ही पता चलता है। ये यहाँ पे सब जो बच्चे लोग बैठे हैं ये भी ध्यान में रखो कि वो लोग मेहनत जो करते हैं, वो पिताजी ने क्या कहा तुझ्यासाठी मी काही पण करेल, आज तू फक्त शब्द दे, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटा अच्छे मार्क्स से पास होने वाला है। तो बोला पापा मी तुमच्यावर खोटं बोललो, वो थोडं टेन्शन में गया यार, खोटं बोललो पप्पा मला 80-90% नाही मार्क मिळाले, मला 50% मार्क मिळते। वो दोस्त भी थोड़ा टाइम रुक गया, बोला क्या करें पास होशील ना, हाँ पण मी तुम्हाला 12वीला चांगले मार्क मिळून दाखवतो। पिताजी ने उसके पीठ के ऊपर हाथ रखा, चल ठीक है तू पास झाला ना तेच माझ्यासाठी सांगते, तू तुझी चूक कबूल केली। वो लड़के ने 12वीं में अच्छे मार्क्स लाए। देखो ये माँ पिताजी क्या मेहनत करते हैं। यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं ना सभी बच्चे के लिए कह रहा हूँ, ये एजुकेशन प्रोग्राम है। यहाँ पे सब बच्चे छोटे से लेके बड़े बच्चे माँ पिताजी को थैंक्स करो। अगर आप उनको डांटते हैं चिल्लाते हैं तो सॉरी भी कहो। क्यों? उनकी मेहनत आप देखिए कभी क्या काम करते हैं। हमारी शिक्षा ऐसे नहीं पूरी हो जाती है। ये जो सब बेटे ना बहुत मेहनत करते हैं, तभी अपना घर चलता है। और जब ये माँ और पिताजी का सपोर्ट से फिर हम लोग आगे फिर मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं और अच्छी तालीम करते हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि मेरे बेटे को IAS ऑफिसर बनना है? अभी ट्रस्ट ये जो पूरा आइए सर प्लीज आपके नाम बताइए। माय नेम इज अबुल खैर। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया। सबसे पहले हमें जो अपने बच्चों को IAS बनाने पहले हमें जो अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए तो उसे पढ़े लिखे चुनना चाहिए। हम लोग गलती करते हैं कि हम अब पैसे से खूबसूरती से हम चॉइस करते हैं। पहली चीज़ हमारे बच्चों के IAS बनाने के लिए हमारी बीवी जो लाइफ पार्टनर जो वो पढ़ी लिखी हो, पहली चीज़। और हमारा ये है कि अगर IAS बनाना है और उससे भी बड़ा बनाना है, साथ साथ एक अच्छा कैरेक्टर जो है, आज हमारी जो शिकायत है कि कैरेक्टर की कमी है। थैंक यू सर। IAS और जो भी जितना भी बड़ा हो सके बनाएंगे, पहले आप जैसा। क्या बात है। देखिए उन्होंने काफी अच्छे से कहा, परिवार में दोनों मिलके काम करते हैं, माँ पिताजी दोनों मिलके उसको IAS बनाएंगे। सर जी आपका भी हाथ ऊपर था। जी बिल्कुल।
देखिए, आईएएस बनना खाली पैसे कमाने के लिए नहीं होता। आईएएस बनने से हमारी कौम की खिदमत होती है, और हम अगर हमारी कौम की खिदमत करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों हमारे लिए होगी। आज हमारे माशरे के अंदर आईपीएस या आईएएस मिल सकते हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक ऐसा फर्द भी हो। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि नहीं है तेरा नशेमंद कसे सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। जैसे हमारे मारूफ सर जो डाइस पर तशरीफ है, उन्होंने भी हमारे नौजवानों के अंदर एक तालीमी आगाही का एक कॉन्फ्रेंस पेश किया कि आज हमारे नौजवानों के अंदर तालीमी रहबरी भी हो, इसी के साथ साथ दीनी तालीम भी हो, इस्लाम की तालीम भी हो और दुनियावी तालीम हो, ताकि वो बच्चा आगे जाकर ओजे सुरैया पर अपने वालिदैन के नाम रोशन कर सकता है। काफी अच्छा। हेलो हेलो माइक, हेलो। आज के ये सेमिनार में हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों को बड़ी पोस्ट पे हम ले जाएंगे, फिर वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, कलेक्टर हो, सेल्टेक इंस्पेक्टर हो, एनडीए के ऑफिसर हो। ये हमें हमारे बच्चों को बनाना है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट, अपनी ब्रोडी चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छी काम कर रही है। आगे चलकर ये इनके लिए हम ये तो चाहेंगे कि हमारी जहाँ पे भी आपकी जरूरत है, हम वहाँ पे आके वो बच्चों को गाइडलाइन करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, आप आइए। यार क्या आमिर खान ने गाना गाया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, लेकिन मेरी नजर से देखो तो यारो मेरी मंजिल का। चलो हम बच्चे के नजर से देखेंगे कि वो क्या बनना चाहता है। आपका नाम बताना और क्या बनना चाहते हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम है आर्यन बावस्कर, मैं शेफ बनना चाहता हूँ। जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक डिसाइड तो किया कि मुझे शेफ को बनना है। पहला हाँ आप नाम बताना है और क्या करते हो और क्या बनना है। मेरा नाम है नाम बताओ। मेरा नाम है सालंदन जैतबकर, और क्या बनना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर मास्टर। अभी आप क्या करते हैं? अभी स्कूल में हूँ, कौन से स्टैंडर्ड में? 9 में। इसके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट है, स्कूल में आपकी पढ़ाया जाता है, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, सर से आप पूछते हो कुछ सवाल या खाली वो उतना ही खेल के कंप्यूटर से निकल जाते हो। अभी से बाद में मिलना है, बताऊँगा डिटेल प्रोग्राम के बाद उसको बताऊँगा। देखिए, करियर के बारे में अभी हम लोग जो जाना है आपको बताना चाहते हैं, वरना ऐसा होगा कि भाई हमने करियर के बारे में बात कर रहे हैं और जिनके लिए प्रोग्राम रखा है उनके अगर हम लोग उनके बारे में अगर नहीं सोचेंगे वो क्या चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जो बच्चे लोग बैठे हैं उनसे ही बातें करेंगे। जिस तरह से हम लोग लड़की लोग को पूछे हैं, लड़की लोग को भी पूछना चाहिए। बेटा आइए, बेटा नाम बताना है और क्या बनना चाहते हो। सानिया अब्दुल समद फरना। क्या बनना है, कौन से स्टैंडर्ड में और क्या बनना चाहते हो? 8th स्टैंडर्ड में और डॉक्टर बनना। जोरदार ताली होना चाहिए।
तो चलो कुछ बातें ऐसी होती है कि भाई यहाँ पे मेडिकल के लिए जाने के लिए किस तरह से हम जा सकते हैं, या शेफ बनने के लिए क्या है, इंजीनियर बनने के लिए कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप में से कितने यहाँ पे जो बैठे हैं, कितने लोगों को लगता है मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना चाहिए? पेरेंट्स है, पेरेंट्स का सवाल है। यहाँ पे भी जो पेरेंट्स है, कितने जन चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने? क्या बात है, एक भी नहीं। सब पेशेंट, चलो फिर डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे, बुरुंडी से एक भी डॉक्टर नहीं। कभी वो क्या समझ में नहीं, मेरे बेटे ने क्यों नहीं, कोशिश तो करें। अरे डॉक्टर नहीं बने, वो बीएमएस तो करेगा, बीएमएस नहीं करे तो बीएचएमएस तो करेगा, बीएचएमएस नहीं तो फिजियोथेरेपी तो बनेगा, फिजियोथेरेपी नहीं तो स्पीच थेरेपी तो बनेगा, वो भी नहीं तो डीएमएलटी का कोर्स करके वो आगे तो जाएगा। सिर्फ एमबीबीएस ही करियर नहीं है, ये हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। तो चलो डॉक्टर तो नहीं, तो कितने जन को लगता है कि भाई मेरे बेटे ने इंजीनियर बनना चाहिए? अब पेरेंट्स से बात करो मैं, कितने जन को लग रहा है कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग में फील्ड में जाना चाहिए? हाँ, पीछे हाथ आ गया एक हाथ, और बाकी लोग चलो डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर में नहीं, सिर्फ एक इंजीनियर बनेंगे, बाकी लोग फिर मेरे ख्याल से सब लोग सीए बनेंगे। सीए कितने जन को बनना है? कितने जन को लगता है मेरे बेटे ने सीए बनना चाहिए? क्या बात है, एक भी नहीं। तो चलो, तो सीए नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? देखिए, यही हम सोचते अलग है, बड़ा सोचो। मैंने हमारे जो स्कूल में मिशन ऑफिसर टीम का एक मैंने प्रोजेक्ट चलाता हूँ। यह प्रोजेक्ट में 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं वो ट्रेनिंग देता हूँ। तब मुझे पता चला कि भाई ये बच्चे को अगर हम 5th स्टैंडर्ड का और 10th स्टैंडर्ड को इक्वल पढ़ाई दिए तो 5th स्टैंडर्ड वाला भी लड़का उतना पढ़ाई करता है। उसको उड़ने का मौका दो, उसको विश्वास रखो, बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूं। देखिए, अपना बच्चा आगे चला जाएगा। करियर के बारे में 25,000 से ज्यादा कोर्सेस है, उसमें से मेरे बेटे ने कौन सा कोर्स करना चाहिए, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसकी आईक्यू लेवल जानने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा है, बहुत गुस्से वाला लड़का है और वो कहता है पापा पापा मुझे टीचर बनना है, तो बच्चा क्या क्या होगा? खून देखते ही उसको चक्कर आ जाती है, वो लड़की बोलती है नहीं नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। हमारी पर्सनैलिटी देखो, बाहर की पर्सनैलिटी नहीं, इनर पर्सनैलिटी को भी देखो। हमारे यहाँ पे एक पेरेंट्स आए थे, सर मेरी बेटी चाहती है कि भाई वो एयर होस्टेस बने। दूसरी लड़की भी, एक 12th में थी, एक 10th में थी, और लड़का 8वीं में था। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी देखिए, कितना हम फीस भर सकते हैं। दूसरी लड़की बोली पापा तिच्यासाठी तुम्ही 8 लाख भरता, माझ्यासाठी पण। ये भी हमें देखना है। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे को कोशिश करेंगे कि समझने की। अभी बच्चों लोग से सवाल है, बच्चा यहाँ पे आओ, ये रही कितवीला तू? 4थीला। हा चला, चांगला 4थीचा विद्यार्थी मिळाला। मला नाव सांगायचंय आणि अभ्यास करतो का? नाव सांग. झाशी मुक्तार जांभळकर. अच्छा, बरं तू शाळेत जातो, शिक्षण घेऊन काय बनायचा विचार केलाय? मोठेपणी काय होणार? असं लोक काय बनणार? मम्मी काय म्हणते, पप्पा काय म्हणतात, काय म्हणतात, तू काय बन? ठीक आहे.
गुंडाची स्थिती निर्माण होते तेव्हा त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती होती. नाव सांगायचं आणि तुला काय बनायची इच्छा ती सांग. माझं नाव तविंपर गावकर आहे आणि मला सीमॅन म्हणायचं आहे. बस सीमेन का तेच का सगळे कोण नाही ना इथला अरे क्या बात पुढच्या समोर म्हणायचं आहे. अरे वा मग आपल्या या दापोलीमध्ये एक मोठी इन्स्टिट्यूट आहे, दापोली कृषी विद्यापीठ. या कृषी विद्यापीठामध्ये BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरीज असे अभ्यासक्रम चालतात. आम्ही जेव्हा फिशरीज युनिव्हर्सिटीला भेट दिली आमच्या मुलांना घेऊन, तेव्हा ते बोलले सर हे मुलं इथले मुलं दर्यावरती ही खूप हुशार असतात, त्यांना माशाची खूप जाण असते. जर त्यांनी या क्षेत्रामध्ये गेला तर त्यांनी MSc करून किंवा पुढे PhD करून ते सायंटिस्ट बनतील. मला तुम्हाला सांगायचंय का इथला एक मुलगा सायंटिस्ट झाला पाहिजे, इथला एक मुलगा IAS ऑफिसर झाला पाहिजे, इथला एक मुलगा IPS ऑफिसर झाला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही सर्वजण प्रयत्न करतात. मगाशी बघितलं इथे एवढा सगळा जनसमुदाय, हा जनसमुदाय बघितल्यानंतर असं ते गाणं आठवतं, वो सागर की लहरो हम भी आते ठहरो. म्हणजे तुम्ही सर्वजण आपल्या मुलांच्या बाबतीमध्ये जागरूक पालक आहात. कारण एकही जण खुर्ची सोडून बाहेर उठून गेलेला नाही. जे जागरूक पालक असतात तेच मुलांना चांगलं घडवतात. म्हणून तुमच्यासाठी जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. पालकांच्या भूमिकेमध्ये मुलांना समजून घ्या. आणि मी आता जो एक मुद्दा मांडणार आहे, जसं मुलांना समजून घ्या तसं घरामधल्या आपल्या स्त्रीला सुद्धा समजून घ्या. कारण याच्यावर कोण बोलत नाही. आयुष्यावर बोलू काही, भांडण होतं, भांड्याला भांडण लागतं, परंतु खळखळ नको. छोट्या छोट्या कारणावरून घरामध्ये भांडणं चालले, छोटस कारण. त्या आमच्या मित्राच्या घरी असंच भांडण झालं. रिझर्वेशन करा. आमच्या मित्र म्हणलं कशा रिझर्वेशन, जाऊ गाडी पोहोचू आणि जाऊ, लवकर गेलं तर जागा मिळते. योग्य गेले त्याच्याबरोबर बोलत होते. छोटे छोटे कारण असतात ओमिट करा. कारण मुलांच्या आयुष्यामध्ये आई वडिलांची भूमिका फार महत्वाची असते, म्हणून त्यांनाही समजून घ्या. इथे करिअरच्या बाबतीमध्ये आपण ती चर्चा करूया, कारण वेळ झालेली आहे. करिअरचं वाटं मी सांगितलं नाही, कारण का तुमचे प्रश्न आल्यानंतर मग ते करिअरचं वाटं आम्ही सांगणार आहोत. पण एक आदर्श पालक म्हणून तुम्ही सगळेजण या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या मुलांना सांभाळतात हे आपल्याला लक्षात आलेलं आहे. आणि मुले खूप चांगले इथे सगळे बघितलं बघा, कोणत्याही प्रकारचा त्यांनी आवाज नाही, कोणतेही कमेंट नाही किंवा काय नाही. म्हणजे मुलं सुद्धा खूप गुणी प्रकारचे उपक्रम करून त्यांना योग्य गाईडलाईन्स साठी आपण पाठवूया. माझं ते स्पष्ट एक सांगणं आहे आणि मला वाटतंय की या गावामधून एक IAS ऑफिसर बनावा. IAS ऑफिसर काय असतं, ती पोस्ट काय असते ना, जेव्हा आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयात जातो, जेव्हा जिल्हाधिकारी बाहेर पडतात सगळे बाकी ऑफिसर लोक त्याच्या मागे पुढे पडतात, ते आपल्याला वाटतं माझा मुलगा या ठिकाणी का नको. तुम्हाला जेव्हा पासपोर्टचं काम असतं आणि जेव्हा तुम्ही IFS ला एम्बेसी मध्ये जातात आणि एम्बेसी मध्ये गेल्यानंतर तिकडे किती प्रकारे एम्बेसी कडे जाताना प्रोसेस असते, मग माझा मुलगा या एम्बेसीवर का नको. माझा मुलगा PS आहे, PS नाही IPS, माझ्या मुलाने IPS का नको. 15 प्रकारचे पोलीस फोर्स आहे, त्या पोलीस फोर्सचा प्रमुख माझा मुलगा असावा, माझी मुलगी असावी. हे स्वप्न जोपर्यंत आपण बघत नाही, आपणही बघू, त्यांना बघायला. ठीक आहे, IPS नाही, PSI तर होईल. PSI नाही, पोलीस तर बनेल. त्याला
त्या क्षेत्रामध्ये जाताना आपण त्याला मदत करूया. मुलांनी पण आपली क्षमता ओळखा. मी कशात चांगला आहे, माझी हाईट काय आहे, माझी त्या ठिकाणी विचार करण्याची क्षमता किती आहे, हा आपण इथे विचार करूया. मराठीमध्ये गाण्याचा फक्त भावार्थ सांगतो आणि इथे थांबतो. मराठीमध्ये गाणं आहे, एका काळात होते बदके सुरेख अनेक, होते ग्रुप वेडे पिल्लू तयार. म्हणजे एका काळामध्ये खूप बदक होते आणि त्याच्यामध्ये एक कुरूप म्हणजे वेगळं बदक होतं. बाकीचे बदक त्या कुरूप बदकाला बरोबर घेत नसायचे. त्यामुळे हे बदक काय व्हायचं, नेहमी खिन्न असायचं, उदास असायचं. तो तर हे का माझ्यापासून असे वेगळे राहतात, हे मला का घेत नाही. काही काळ गेला, बदक मोठे झाले, या बदकाचा आकार पण मोठा झाला. आता हे बदक बघा पाण्यातच असतात, पाण्यातच श्वासा मारतात, तिकडे पोहतात, आपली प्रतिमा पाण्यामध्ये बघतात, ते दररोजच आहे त्यांचं. पण एके दिवशी या मोठ्या बदकाने, या कुरूप बदकाने आपली प्रतिमा, आपलं रिफ्लेक्शन पाण्यात बघितलं आणि त्याच्या डोक्यात पटकन नक्क झालं, मी इथे काय करतो. तेव्हा त्या लक्षात आलं, मी साधा सुद्धा बदक नसून राजहंस आहे. आणि मला असं वाटतं इथे बसलेला प्रत्येक मुलगा हा राजहंस आहे आणि हा आपल्या आयुष्यामध्ये मोटिवेटेड. या ठिकाणी मला आपल्या पुढे बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी आपल्या सर्व आयोजकांचा मी आभार मानतो आणि या ठिकाणी सांगतो, आपल्याला समज असेल तर तुम्ही मला नंतर भेटू शकता. थँक्यू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने एजुकेशन के बारे में, हमारे गांव के बच्चों के बारे में सोचा और ये प्रोग्राम मुनक्किद किया. साथ ही साथ मैं सबसे पहले आए हुए दोनों खुसूसी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर तशरीफ लाए और हमारे बच्चों की रहनुमाई की, साथ साथ हमारे पेरेंट्स की भी रहनुमाई की. बुरुंडी गांव का एजुकेशन का सिलसिला बहुत पुराना है. तकरीबन 1965 में, शायद मैं 1-2 साल आगे पीछे रहूँगा, मेरे वालिद यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे गनी चाचा भी है. 1965 में मेरे ही घर के मेरे बड़े चाचा मोहम्मद शफी मुकादम ने इसी गांव में उर्दू स्कूल की बुनियाद रखी और वहां से ये एजुकेशन का सिलसिला चलता आ रहा है. फिशरीज है, हमारी मच्छी का जो बिजनेस है उसको हमारे पास पोस्टर की गाड़ी आते हैं, नाइट वाली गाड़ी रत्नागिरी से आते हैं, बम्बई में हमारी मच्छी जाती है. हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते. हमारे पास जगह है, कई हमारे लोग भाइयों की जगह ऊपर खाली पड़ी हुई है, हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते. हम फ्रोजन फिश यहाँ क्यों नहीं कर सकते. हम कर सकते, लेकिन उसके लिए सबसे बुनियादी बात जो सर ने कही, बशीर सर ने कही कि हमारे को एजुकेशन लेके उस फील्ड में जाना है. हमें अगर उस फील्ड में अगर करियर बनाना है तो उसके लिए मैं वालिदैन से भी और मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम के बाद दोनों हमारे जो स्पीकर थे उनसे मिलिए. बशीर सर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है शुरू से, उनसे मिलिए और फिशरीज में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारे पास 10 किलोमीटर में दापोली है, वहाँ पर ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके ऊपर वो कोर्सेज ले लें ताकि हमारे गांव की जो मच्छी है हम यहाँ पर ही उसको फ्रोजन कर सकते हैं. इसी के ऊपर हम लोग आगे बिजनेस कर सकते हैं. मैं सोचता हूँ कि आप ऑलरेडी वक्त हो चुका है और मुझे जो टाइम दिया गया है वो भी खत्म हो चुका है. तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चे जो है अपने ही गांव के दापोली तालुके के जो एजुकेशन और फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो भी है उसमें एक बच्चा अगर चला जाए तो हमारी इस गांव की जो है दिशा बदल सकता है इंशाअल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. आप जो हमारे लास्ट ईयर में 10वीं के जो बच्चे टॉपर हुए, फर्स्ट और सेकंड में आए, उनको हमारे कमेटी की तरफ से, बुरुंडी चैरिटेबल कमेटी की तरफ से सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं. तो उसमें जो है अव्वल नंबर पे आई थी हमारे बुरुंडी गांव की बस्ती, हमारे मोहल्ले की
90.80% उजमा साकिब शिरगांवकर, उजमा साकिब शिरगांवकर, उन्हों को जनाब यूनिसेफ के हाथों से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो उसकी जगह उनके रिश्तेदार हैं, उनसे गुजारिश है तो आके सर्टिफिकेट ले लें। उजमा साकिब शिरगांवकर, उनके रिश्तेदार मकसूद शिरगांवकर, उनके हाथों सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और सेकंड टॉपर थी सानिया समीर गोलंदाज, सानिया समीर गोलंदाज 90.40%। तो उनके रिश्तेदार जो है उनसे गुजारिश है तो आप स्टेज पे आके सर्टिफिकेट ले लें। तो उनके भाई आ रहे हैं स्टेज पे। हमारे सदर साहब के हाथों से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अब मैं आखिर में हमारे सदर साहब, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के सदर और इस प्रोग्राम के सदर साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने इज़हार ख्याल करें और प्रोग्राम की इब्तिदा करें। हमारे सदर साहब को मदद करता हूं कि अपने इज़हार ख्याल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम प्रोफेसर साहब, और दोनों स्पीकर साहब, साथ में बैठे हुए चारों मोहल्ले के ट्रस्टियां और हमारे जामी मस्जिद के पेश इमाम, सामने बैठे हुए हमारे सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब और हमारे दीन के मोहतरम हाफिज साहब, मौलवी साहब, और मेरे बच्चों और बहनें, आपके सामने आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये प्रोग्राम हमारे बच्चों की बहबूदी के लिए, उनको आगे चलकर इल्म की रोशनी में किस तरह चमकाए, ये हम तमाम वालिद साहब, उनके माँ, उनके सरपरस्त, इन लोगों का काम है कि हमारे बच्चे आगे चलकर इल्म बरदार बने। हालांकि ये इल्म की प्यास है, ये इल्म की प्यास हम बोलेंगे तब बुझने वाली नहीं है। ये प्यास ही प्यास ही रहेगी। जितना इल्म हासिल करे उतना हमारे लिए काफी है। यहाँ पर तो इल्म के बारे में और बच्चे 10वीं जमात हो, 12वीं जमात हो, उनका आगे का फ्यूचर
इसके बारे में यहाँ पर हमारे बैठे हुए दोनों प्रोफेसर साहब ने बहुत बहुत सारी बातें हमारे जहन नशीन में दिए हैं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट हर हमेशा आबाद रहे, चलाने वाले भी आबाद रहे, चलाने वालों की अल्लाह उम्र दराज करे, ताकि हमारे माशरे में, हमारे गांव में इस इल्म की वजह से, इस इल्म की रोशनी की वजह से चार चांद लग जाए। साथ ही साथ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत बड़ी दुआ करता हूं कि दोनों साहब लोगों ने बच्चों को इल्म हासिल करने के बाद जो कोर्स लेने हैं, उन कोर्स के बारे में भी उन्होंने मालूमात दिए। बच्चे भले 4-5 बच्चे हो, 7-8 बच्चे हो, उन्हें पूछा गया, लेकिन यहाँ बैठे हुए तमाम बच्चों से गुजारिश है कि भाई आप इन बातों पर तवज्जो देकर अपने आप में इल्म की रोशनी डालें। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पहल करो, पहल करने से सब कुछ अल्लाह ताला आसान करेंगे। लेकिन उम्मीद है आप लोगों से कि आप नौजवान लोग अपनी इल्म के बारे में, और इल्म की वजह से हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, और ये इल्म हमें कहां पहुंचाता है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, बराए करम अपने यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान 50 सालों बाद हम लोग सोच बैठे थे कि सेकेंडरी स्कूल हमारे बुरुंडी गांव में होगी या नहीं होगी। अल्लाह ताला का करम है, यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद लेकर 1998 में साहब सेकेंडरी स्कूल शुरू हुई। उससे पहले जो भी बच्चियां, जो भी लड़के बच्चे 7वीं जमात तक पढ़ते थे, और उससे हमें मालूम नहीं था। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते थे वो उर्दू मीडियम से मराठी मीडियम में जाकर 8वीं में बैठे। उर्दू मीडियम 7वीं तक था। हालात के मुताबिक दापोली तक पहुंच नहीं पाते थे, गाड़ियों की कमी थी। अल्लाह का करम है कि 1998 में इसी गांव के लोग मुंबई में सर्विस कर रहे थे। वहां पर उन्होंने सोचे, यहां तक बात गई, एक दूसरों को तानाकशी होने लगी। तानाकशी करने वाले हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि तुम्हारे बच्चे 10वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, कॉलेज पढ़े, आगे जाके ITI कोर्स किए, इंजीनियर बने, वगैरह वगैरह। अल्लाह के बंदे यहाँ पर ये बुरुंडी गांव में जो बेचारे दापोली तक पहुंच नहीं पाते, तो बंबई तक कहां जाएंगे। अल्लाह का करम, वो भी दिन जा चुके। आज काबिले तारीफ बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा आज हमारे मोहल्ले में नाम हुआ है। बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट आबाद रहे।
चलाने वाले भी आबाद रहे। मैं नौजवान लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने आपके सामने आज ये अदारा पेश किए हैं और इस अदारे की चमक आप तक पहुंची है, और जहां ये जो बड़े बड़े बल्ब लगाए हुए हैं, चमकता धमकता ये तारा हमारे सामने है, आज की रात ये भूलना नहीं। बराए करम फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें हर हमेशा के लिए आबाद रखे और अपने मोहल्ले के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने गांव के लिए इसी तरह की जद्दोजहद जारी रखे और इस अदारे को उजाले में लाने के लिए, रोशनी में लाने के लिए आप जैसे दोनों हस्तियों की यहाँ पर मौजूदगी हमारे लिए काबिल फख्र है। आप लोगों का मैं हमारे बुरुंडी गांव वालों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे यहाँ पर 2 लफ्ज बोलने की बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मौका दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करके अपने तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब, बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके तमाम अरकानों की जानिब से मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर, जनरल सेक्रेटरी और उनके तमाम अरकान, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर रखा और उसके लिए जितने भी लोगों ने मेहनत की, ट्रस्ट के ट्रस्टियों के साथ साथ ट्रस्ट के जितने भी एक्सकॉम्स है और जितने भी वॉलेंटियर्स है, उन तमामों का मैं बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे आज के 2 स्पेशल गेस्ट जनाब बशीर मारूफ साहब और जनाब कमलाकांत अंकुश साहब, जिन्होंने यहाँ पर उनकी आमद से हमारे इस प्रोग्राम को जो रोशनी दी और जो 4 चांद लगाए, हम उनका बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से उनके शुक्रिया अदा के साथ साथ उन्हें फिर से दावत देते हैं कि जब जब भी हमें मौका मिले हम आपको आवाज़ देंगे और इंशाअल्लाह आप हमें मायूस नहीं करेंगे। उसके साथ साथ बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मैं 5 मोहल्ले के सदर जो यहाँ पर मौजूद है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना ज़ाती वक्त देकर यहाँ पर मौजूदगी दर्शाई है। साथ ही साथ इन बच्चों को तकरीबन 11:30 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना कोई चाँ चो किए हुए सब खामोश बच्चे बैठकर तमाम लोगों की बातों को सुने। इसलिए मैं उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उन बच्चों के लिए एक बार तालियां हो जाए। साथ साथ उन तमाम मौजूद पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आज अपना काम छोड़कर यहाँ पर, मैं तकरीबन 6:30-7 बजे यहाँ पहुंचा था, उस वक्त मैंने देखा हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। उस वक्त से अब तक तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं और हर कोई अपने काम निपटाकर यहाँ पर बैठकर कल सुबह क्या करना है उसके अपने दिमाग में एक बात रखकर कि हमें सुबह उठना भी है। इसके बावजूद भी मैं तकरीबन लोगों के ऊपर नजर घुमा चुका हूँ, कोई भी घड़ी नहीं देख रहा है। इसका मतलब कि हम जिस नुक्ते के ऊपर हम जा रहे हैं, एजुकेशन अवेयरनेस, वो अवेयरनेस की कुछ न कुछ झलकियां हमारे अंदर मौजूद है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बिना कोई खां को काचो ये किए यहाँ पर मौजूद हर बात को सुन रहे हैं। तो इस वजह से तमाम लोगों का मैं बुरुंडी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और आज का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हुआ ऐसे मैं डिक्लेयर करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।